हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जेम सेशनेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल आप सभी लोगों को नमस्कार जी। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उद्गम सीरीज में आपका स्वागत है दोबारा से, है ना। उद्गम सीरीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहा हूँ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारी जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा होता है वो होता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। उसके बारे में आज हम यहां पर चर्चाएं करने वाले हैं, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज है उद्गम सीरीज, ये बेसिकली CSR नेट के उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रही है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस अक्सर आता है। उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए, इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट आराम से चीजों को सुनना है, समझना है, अडेप्ट करना है ना। और जो आपने पहले पढ़ रखा है उससे रिकॉल करना है ना। थोड़ा सा रिवाइज एक तरीके से आपका यहाँ पर होने लगेंगी चीज़ें। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें, यहाँ पर आज हम करने क्या वाले हैं, इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, स्प्लिटिंग क्या होती है, और फिर हाइपरफाइन लाइंस निकालने का तरीका कैसे होता है ना। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ही बेसिकली वो होती है, और हाइपरफाइन लाइंस कैसे निकलती है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, इंटेंसिटी रेशियो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इससे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। बस आपको चीज़ों को पहले सुनना है, समझना है। ठीक है जी, चलिए। और देखो, दिन में आप जो भी पढ़ो, जो भी चीजें आप पढ़ो, नई पढ़ो पुरानी पढ़ो, मगर दिन में प्लीज, अब एग्जाम बहुत करीब है, तो प्लीज दिन में 1 घंटा या 2 घंटा अपने किसी एक टॉपिक को रिवाइजन के लिए भी दो, है ना। आपने पूरे दिन में कुछ पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, मगर रात का 1 घंटा, है ना, क्योंकि कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ अलग पढ़ने का भी मन करता है। लेट सपोज पूरे दिन से फिजिकल पढ़ रहे हो, तो रात को 1 घंटा ऑर्गेनिक रिवाइज कर लिया, फिर इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक रिवाइज कर लिया। इससे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने सेपरेटली कोई टाइम निकाला है रिवीजन के लिए, और आपका धीरे धीरे हल्का हल्का रिवीजन भी होता रहेगा। सबसे पहली बात आती है, ESR एक्टिव लोग होते कौन है। ठीक है, ESR एक्टिव कौन कौन होता है, इसके बारे में यहां पर पहली बात आती है कि ESR एक्टिव होंगे कौन। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मॉलिक्यूल बियरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, इज ESR एक्टिव। वो क्या होगा जी, ESR एक्टिव आपके पास होगा। ठीक है, ESR एक्टिव वो आपके पास होगा। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें, मान लो हमारे पास क्या है, जैसे NMR होता है। NMR कहाँ पढ़ा जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई सारी वेव्स होती हैं, तो NMR पढ़ा जाता है आपका रेडियो वेव में। कहाँ पढ़ा जाता है, रेडियो वेव्स में NMR पढ़ा जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूं ESR, ESR कहाँ पढ़ा जाता है, ये आपका बेसिकली पढ़ा जाता है माइक्रोवेव्स में। कहाँ पढ़ा जाता है भैया, माइक्रोवेव्स में। ऐसे ही आती है गामा, एक होती है मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी आपको थोड़ा सा बताएंगे इसी सीरीज के अंदर, मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज में ये पढ़ा जाता है। ये यू कोई अलग नहीं है, बस ये यू ही है, ये 2 आई नहीं है, है ना। ये उनका लिखने का तरीका भाई इसी तरीके से लिखा हुआ है, यू के ऊपर 2 बिंदु लगा के, ये यू ही है ना, ये यू ही है, तो ये ध्यान रखना। अब बात हमारी है क्या, ESR के बारे में। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया, क्या H2 मॉलिक्यूल ESR एक्टिव है, क्या H2 मॉलिक्यूल ESR एक्टिव है, तो ये क्या है, ESR इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि H2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। H2 को अगर यहां पर आप ला रहे हो, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, सिग्मा 1s हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठ जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक है। ESR इनएक्टिव नहीं है, ये ESR इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। यानी कि कहने का सार ये है, जब जब पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आपके पास होगी, वो ESR एक्टिव आपके पास होगी। जैसे मान लो किसी ने ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख कर ही दे दिया, CH3 नेगेटिव, ये तो दिख ही रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ESR एक्टिव हो गया। अब जैसे किसी ने नहीं लिख कर दिया, मान लो H2 पॉजिटिव है, H2 नेगेटिव है, आपको O2 लिख कर दे दिया, आपको B2 लिख कर दे दिया, क्या ये ESR एक्टिव है,
भाई ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई अनपेयर्ड दिख भी नहीं रहा, बट ये स्टिल मतलब इस तरीके से, जैसे ये तो चलो लिख के दे दिया CH3 आपको इस तरीके से लिख दिया, या फिर आपको ऐसा लिख दिया CH3 CH2 रेडिकल आपको दिख गया, तो ये रेडिकल वाले तो आपको देख के ही समझ में आ जाएंगे कि हाँ जी ये तो आपके हो गए हैं, है ना, ये तो आपके ESR एक्टिव हो गए हैं। बट ऐसे लोग जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनको भी थोड़ा सा जांच पड़ताल लेना, है ना, जांच पड़ताल लेना। यहां पर ये सिग्मा 1s होता है, यहां पर क्या होता है सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्या है जी ESR एक्टिव ही है, ये भी क्या है दोस्त ESR एक्टिव ही है। यहां पर आपका क्या हो गया सिग्मा 1s है, और यहां पर आपके पास क्या है सिग्मा स्टार 1s है, तो यहां पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर चला जाएगा, तो ये भी क्या है ESR एक्टिव ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है ESR एक्टिव ही है। ठीक है जी। O2 को आप करने जाओगे तो O2 कुछ इस तरीके से बनाता है ना, O2 कुछ इस तरीके से इसका बनता है, सिग्मा SPZ नीचे होगा, SPZ लिख रहा हूं, सिग्मा 2PZ, सिग्मा 2PZ, पाई 2PX, पाई 2PY, पाई स्टार 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है ESR एक्टिव ही है, ये भी क्या है भैया ESR एक्टिव ही है। ऐसे ही B2 का क्या आता है, B2 का कुछ इस तरीके से आता है एमओ डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर पाई 2PY 2PX, पाई 2PY, और यहाँ पर आपका सिग्मा 2PZ, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नीचे भर चुके हैं, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 9 और 10, तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो ये भी क्या है ESR एक्टिव है। कहने का सार ये है कि ESR एक्टिव कौन होगा, कौन कौन लोग इसमें पढ़े जाएंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होंगी, वो चीजें आप यहां पर पढ़ने वाले हो, वो चीजें आप यहां पर डिस्कस करने वाले हो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका बन जाता है क्या, ESR स्प्लिटिंग कह दो या फिर उसे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कह दो। ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हो, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी कह सकते हो। पहले सिर्फ सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा, पूरी वीडियो देखोगे तो जो इनिशियल की बातें अभी बताई जा रही हैं वो एंड तक जाते जाते एकदम क्लियर, एकदम साफ होती हुई चली जाएंगी। ESR हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी आप इसको कह सकते हो। अब ये होता क्या है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई AXN टाइप का, कोई AX2 टाइप का लिगेंड आपने लिया और इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक स्पिन है, और एक जो न्यूक्लियस है उसकी भी स्पिन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। अब किसी की वो आई से इसको डिनोट होता है, किसी की वो 1 होती है, किसी की हाफ होती है, किसी की 0 भी होती है, ठीक है, 3/2 भी होती है। वो मेटल्स वगैरह भी आगे जाके जब ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर मेटल्स की भी मेंशन करती है। जब पूरा ये सार तो बड़ा सारा है ना, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बातें आती है, ड्रैगोज रूल भी आता है, वो ये सार अंदर जाके ट्रांजिशन मेटल में आता है। मतलब कि आई की वैल्यू, कुछ कॉमन आई की वैल्यू तो आप ध्यान रख सकते हो, और वैसे आई की वैल्यू वो क्वेश्चन में भी गिवन करता है। तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती क्या है, ध्यान से सुनना। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन जब इंटरेक्ट करती है तो ESR की जो लाइन होती है वो स्प्लिट हो जाती है, और हम उसे कहते हैं ESR स्प्लिटिंग या फिर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। और इससे जो लाइन प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरफाइन लाइंस। क्या है भाई ये, आइए समझते हैं। यहां पर हम लिखते हैं व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, when an unpaired electron, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, when an unpaired electron comes in vicinity of a nucleus, in vicinity मतलब करीब, in vicinity of a nucleus, जिस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, ऑफ ए न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियर स्पिन हैविंग न्यूक्लियर स्पिन I, ऐसे लिख लो, हैविंग न्यूक्लियर स्पिन I, having nuclear spin I, then ESR signal splits, then splitting in ESR signal takes place, signal
take place and which is known as hyperfine splitting, जो क्या कहलाती है, hyperfine splitting कहलाती है, which is known as hyper। देखो लिखना इसलिए जरूरी होता है कि लंबे समय तक फिर आप रिकॉल, मैं ये नहीं कह रहा इसको रटो, ना मैंने रट रखा है ना, ऐसी कोई रटना नहीं है इसको, है ना तो मैंने रट रखा है ना मैं आपको कह रहा हूं रटो, बस लिखने से क्या होता है वो थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है, दिमाग में रह जाती है बात। अब ये इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो आपने, अब यहां पर ये न्यूक्लियर स्पिन का एक कॉमन है ना, ये डाटा है जो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये न्यूक्लियर स्पिन है, ये क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। जैसे आपके पास हाइड्रोजन जब होता है तो उसके लिए आई क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, बिल्कुल आखिर में बहुत आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल आपको चीजें बतानी है तो उसमें थोड़ा सा मुझे चीजें बतानी होगी, अगर आखिर में जस्ट फॉर्मूले लगाने और आंसर आना है, ठीक है, जस्ट फॉर्मूले लगाने और आंसर आपके पास हाथ में होगा। जैसे मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन जस्ट उन्होंने लिख के दिया, अब हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। अब यहां पर क्या होगा, इसका मान लो कुछ भी नहीं लगाया, इस तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है, तो अगर आप बुक्स देखने जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना, मतलब जाने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगा, बट किसी ने पहले बुक्स देख रखी है और उसको समझ नहीं आ रहा तो अब उसको समझ में आ जाएगा। इन अब्सेंस ऑफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो आप लगाओगे ही अगर आप ESR के सिग्नल ले रहे हो, तो ये यहां पर क्या होगा, ये जो स्पिन है भाई, ये स्पिन क्या है, डीजनरेट होगी, MS यहां पर प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस हाफ दोनों हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, यहां पर ये क्या हुआ, MS हो गया प्लस हाफ यहां पर, और MS यहां पर गया नीचे माइनस हाफ, ठीक है, ये आपने जस्ट इस तरीके से लिख दिया, MS क्या MS माइनस हाफ और प्लस हाफ, माइनस हाफ और प्लस हाफ, इस तरीके से लिख दिया। ये बेसिकली माइनस हाफ, ये नीचे वाला क्या होता है, ये लो एनर्जी का है, लो एनर्जी स्पिन स्टेट है ये लो एनर्जी स्पिन स्टेट, इसके अलाइंग जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा क्या आपको सस्टेन करना है, मगर सुनना सब कुछ है। जैसे यहां तो ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लग गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर क्या लग गया, मैग्नेटिक फील्ड लग गया। तो बेसिकली आप, ये होता है आपका, इधर से मान लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, यहां से आपका ESR सिग्नल माना जाएगा कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ट्रांजिशन होगी, और अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी ये दोनों डीजनरेट स्टेट है भाई, ये डीजनरेट स्टेट है ना, मतलब इक्वल एनर्जी की है। तो ESR सिग्नल ऐसे पड़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप भाई कहीं आप उसको डालोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लेने जा रहे हो, है ना, जैसे NMR आप लेते हो तो NMR में क्या करता है, न्यूक्लियस इंटरेक्ट करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, और ESR में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया तो वो इस तरीके से एक सिग्नल देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ESR एक्टिव है। बट वो सिग्नल फर्दर स्प्लिट होता है, और उस फर्दर स्प्लिट को ही आप क्या कहते हो, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग आप कहते हो। अब ये जब किससे इंटरेक्ट करेगा, जब ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, भाई ये तो इसकी स्पिन हो गई, बट इसका आपने देखा कि इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, इसकी आई की वैल्यू मेरे को पता है, कई लोगों को जो फॉर्मूला पता होगा वो बिल्कुल देखते ही इसको अब तक कर चुके होंगे, बट समझ लो एक बारी, इसकी आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये जाएगा, है ना, इस तरीके से ये जाएगा, जैसे यहां पर एक एनर्जी लेवल और यहां पर एक एनर्जी लेवल, यहां पर, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिख लो, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए समझते हैं। देखो यहां पर आपके पास क्या होगा, इधर आपके पास MS क्या था, MS यहां पर माइनस हाफ था, माइनस हाफ ही रहेगा, MI यहां पर क्या रहेगा, प्लस हाफ यहां पर रहेगा, MS यहां पर माइनस हाफ था, माइनस हाफ रहेगा, और MI यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। फिर इधर MS ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस हाफ यहां पर रहेगा, और इधर भी MS क्या रहेगा, प्लस हाफ। थोड़ा सा आपको माइनस आई वाला देखना है, आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। 2 मिनट के लिए आपको लग सकता है कि यार ये क्या चल रहा है, बस थोड़ी देर रुको, सब कुछ क्लियर होता चलेगा। यहां पर MI क्या होगा, MI यहां पर होगा माइनस का हाफ, और यहां पर MI हो जाएगा प्लस का हाफ। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो फर्दर स्प्लिटिंग हुई है, यहां पर जो ये स्प्लिटिंग हुई है, ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुई है,
ये स्प्लिटिंग हुई है भैया आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद न्यूक्लियर स्पिन। ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये स्पिन हुई है, ये स्प्लिटिंग यहां पर आप लिखेंगे स्प्लिटिंग ड्यू टू स्प्लिटिंग आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ nuclear spin and after interaction of electron spin लिखो, electron spin and nuclear spin, इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन में ये इंटरेक्शन हुआ है। अब इसका सिलेक्शन रूल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है हाइपरफाइन लाइंस में। सिलेक्शन रूल क्या होता है, वो ये होता है, ये लिख लेना, ये वाला होता है आपका डेल्टा एम आई, वो क्या होता है 0 होगा, और डेल्टा एम एस क्या होता है ±1 होता है। ये आपके पास होता है, यानी कि यहां से दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक यहां से यहां ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, और एक यहां से यहां ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है यहां से यहां वाली, और एक ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसमें अगर आप एम आई देखोगे, पहले इस दोनों को देखो, एम आई देखोगे तो कितना है -12 यानी कि 0 आ जाएगा, और यहां पर क्या है -12 है एम एस क्या है -12 है, और यहां पर एम एस क्या है +12 है। ठीक है, एम एस यहां पर क्या है +12 है। तो इसका डेल्टा एम एस अगर आप निकालोगे, तो इसका अगर आप डेल्टा एम एस निकालोगे इस ट्रांजिशन का अगर आपने डेल्टा एम एस निकाला तो वो कितना आया हाफ -12 यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पर दो ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो यहां पर 2 लाइंस पॉसिबल है, 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो 2 लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन ESR स्पेक्ट्रम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे भैया, थोड़ा सा इसको अगर हम जगह ऊपर क्रिएट कर लें, यहां पर हम लिखेंगे क्या, 2 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, 2 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो यहां पर आप कह सकते हो कि 2 लाइन पॉसिबल है, 2 ट्रांजिशन आर पॉसिबल, दैट मीन्स 2 लाइंस आर पॉसिबल, 2 लाइंस ऑब्जर्व्ड इन ESR स्पेक्ट्रम। हम ये लिखेंगे 2 लाइंस ऑब्जर्व्ड इन, 2 मिनट का सब्र रखो बस, ऑब्जर्व्ड इन ESR स्पेक्ट्रम। करवाएंगे अभी सब क्लियर करवाएंगे, मुझे भी पता है क्या चल रहा होगा, अभी चल रहा होगा कि यार थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, होगा, है ना। 2 मिनट रुको। क्या क्या बातें हुई, और ये लाइंस क्या हैं, ये लाइंस हाइपरफाइन लाइंस है, क्योंकि ये स्प्लिटिंग क्या है, ये स्प्लिटिंग ही हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है। और इसमें आपने पढ़ा भाई ये तो एक सिग्नल था, ये फर्दर स्प्लिट हुआ। देखो जब भी लिखा जाएगा नंबर ऑफ लाइंस तो सीधा हाइपरफाइन लाइंस ही वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस अगर आपसे पूछ रहा है तो वो सीधा हाइपरफाइन लाइंस ही पूछ रहा है, और वो इस तरीके से होगा। अब सर बार बार तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि आई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी आई हो सकते हैं, तो कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर फॉर्मूले आपके पास होते हैं, उस फॉर्मूले को आप समझेंगे ना, उस फॉर्मूले को आप समझेंगे। यानी कि हम क्या हेडिंग डालेंगे, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे जर्नल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लाइंस कह दो, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लाइंस कह दो, या फिर वो लाइंस है क्या, वो हाइपरफाइन लाइंस ही है तो उसे आप नंबर ऑफ हाइपरफाइन भी कह सकते हो। ऐसा मत इंतजार करना कि सर हाइपरफाइन उसने लिखा ही नहीं था, नंबर ऑफ लाइंस पूछकर भी वो यही कॉन्सेप्ट लगवा सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला जो आपका बनता है वो लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ लाइंस। कई बार हुआ ऐसा उसने सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस लिखा है मगर फॉर्मूले यही लगे 2ni+1, तो नंबर ऑफ लाइंस में भी यही लगेगा, नंबर ऑफ लाइंस या फिर नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस वो पूछ रहे हैं तो वो यही लगेगा, क्योंकि ये तो सिग्नल हो गया। इधर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रही है तो सिग्नल हो गया, फर्दर स्प्लिटिंग जो हो रही है वो स्प्लिटिंग ही हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है, और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में जितनी लाइंस हो रही है उसी को ही आप कहोगे हाइपरफाइन लाइंस। इसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, इधर से ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2ni+1, ठीक है। n क्या है, सो आई यहां पर क्या हो गया, आई हो गया आपका न्यूक्लियर स्पिन, आई है आपका क्या न्यूक्लियर स्पिन की भाई क्या वैल्यू है, जैसे मैंने आपको ये दी है, इसको एक बार प्लीज उतार लेना, इस सारी चीजों को, है ना, इन सारी चीजों को उतार लेना। और यहां पर अगर हम बात करें n क्या हो गया आपके पास, n हो गया नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस, नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस, n आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस, ठीक है। आइए समझते हैं। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक टाइप का ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, व्हेन
आइडेंटिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन आइडेंटिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, आइडेंटिकल न्यूक्लियस समझाऊंगा कैसे, मतलब भाई एक ही टाइप का न्यूक्लियस हो, है ना भाई, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर एक ही टाइप का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। या फिर आप ये लिख सकते हो व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्ट विद आइडेंटिकल न्यूक्लियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्ट विद आइडेंटिकल न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन किससे इंटरेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे, तब यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, तब हम यहां पर लिखेंगे। और ये जैसे मान लो आपने ये ले लिया, क्या आपने लिया, क्या भाई, जो आपने हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा, तो इधर आप नंबर ऑफ लाइंस लिख दो या फिर हाइपरफाइन ले कह दो, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 2ni+1, यहां पर लगेगा 2 एज इट इज। n कितना है, कितने टाइप के न्यूक्लियस है, एक ही मतलब एक ही टाइप का न्यूक्लियस है, और उनकी अमाउंट कितनी है, सिर्फ 1 है, तो यहां पर 1, और i की वैल्यू होती है हाफ प्लस 1, यानी कि ये कितना आ गया, 2 आ गया, और यहां से भी 2 ही आया था। मगर हर बार 2 तो नहीं आएगा और हर बार इतना छोटा भी नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्यों बना है, ताकि चीजें आसान हो, है ना, ताकि चीजें आसान हो। जैसे यहां पर अगर हम बात करें CH3 है और यहां पर क्या है, एक रेडिकल हमारे पास है, ठीक है, इधर CH3 और एक रेडिकल हमारे पास है, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, देखो भाई, इधर नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी भाई, इधर नंबर ऑफ लाइंस यहां पर कितनी होगी, आइए समझते हैं, 2ni+1 कह दो। n कितना है, अब देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा। किस से इंटरेक्ट करेगा, वो न्यूक्लियस जो एक्टिव है ना, जिनकी आई की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। मगर कार्बन की तो क्या आती है, कार्बन की तो क्या आती है, जीरो आती है, कार्बन की आई की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो कार्बन से तो इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, कार्बन से तो ये इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन से ही इंटरेक्ट करेगा। तो यहां पर आप ये किसके लिए ले रहे हो, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो, कोई कार्बन से। अब कार्बन के ऊपर एटॉमिक मास नहीं मेंशन है तो वो 12 कार्बन ही है, 13 कार्बन कोई मेंशन करेगा तो वहां पर 13 कार्बन लिख के देगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 1, इस तरीके से हाफ, ये आ जाएगा 4 लाइंस, तो इसका आएगा 4 लाइंस। ये आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, 4 मार्क्स में, गेट में भी आया हुआ है CH3 के रिगार्डिंग, और इसकी स्प्लिटिंग की इंटेंसिटी भी पूछी है, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्ट करेगा नॉन आइडेंटिकल न्यूक्लियस से, है ना, मतलब कि अलग अलग नॉन इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, है ना, जो आइडेंटिकल नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्ट विद नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस, वो जो इक्विवेलेंट ना हो। जैसे भाई यहां पर तीनों ही CH3 आपने लिया, वो तीनों ही हाइड्रोजन क्या थे, इक्विवेलेंट थे, मगर नॉन इक्विवेलेंट भी आ सकते हैं। इनके जो इंटेंसिटी आएगी, है ना, जो इनकी वो क्या कहते हैं कि भाई इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, उसको भी समझाएंगे आपको, है ना, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आराम से वो भी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ लाइंस कह दो या फिर नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस भी कह सकते हो आप। ये समझ रहे हो ना बात, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइंस पढ़ ही कब रहे हो, जब आप स्प्लिटिंग करवा रहे हो, ठीक है। एक होता है नंबर ऑफ फाइन लाइंस, फाइन लाइंस में वो आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में पूछेगा। एक्चुअली फाइन लाइंस क्या होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर हो, जैसे मान लो ट्रांजिशन कंपाउंड आप पढ़ोगे, डी ब्लॉक आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जैसे MnS2 2 पॉजिटिव पढ़ लिया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है, तो वहां पर फाइन लाइंस पूछा जाएगा तो आप n = 5 ही लिख के आओगे भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है फाइन लाइंस। मगर जब भी नंबर ऑफ लाइंस पूछ लिए या फिर नंबर ऑफ हाइपर फाइन लाइंस पूछ लिया, तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है और ये फॉर्मूले वहां पर लगते हैं। इधर फॉर्मूला क्या लगता है, 2n1i1+1 और 2n2i2+1। जैसे कि मान लो आपके पास ये एग्जाम्पल आपने लिया, है ना, ये एग्जाम्पल आपने लिया क्या, CH3 CH2 रेडिकल आपने ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई, ये एक रेडिकल है, ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा। अब
न्यूक्लियस कौन कौन से, कार्बन को तो गोली मार दिया करो, कार्बन को गिना भी मत करो। हाइड्रोजन, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बनेगा 2ni 2n1 i1 प्लस 1, और यहां पर आपके पास बनेगा 2n2 i2 प्लस 1 आपके पास बनेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर देखो भाई, ये आपने मान लो CH2 के लिए ले लिया है, तो यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, हाई आई हाफ ही है दोनों के लिए, तो यहां पर इस तरीके से आप लिखोगे 3, यहां पर लिखोगे हाफ प्लस 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 और ये 4, यानी कि 12 लाइंस। इनको वैसे देखकर भी कर सकते हो, जब i इज इक्वल टू हाफ है, जब i इज इक्वल टू हाफ है, कभी भी i इज इक्वल टू हाफ है, तो 2ni प्लस 1 अगर मान लो आपके पास है और i हाफ ले रहे हो, तो यहां पर ये क्या होगा, हाफ ले रहे हो तो ये कट ही जाएगा, तो ये n प्लस 1 के इक्वल ही आता है। तो यहां पर देखकर भी कर सकते थे, यहां पर 2n क्या हो गया, इधर n की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहां पर हो जाएगी n की वैल्यू 3, तो n प्लस 1 और n1 प्लस 1 n2 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 इंटू में 4, 12 लाइंस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम यहां पर जाएंगे। ये दोनों जो प्रोटोन है, ये दोनों प्रोटोन क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। क्लियर है भाई, ठीक है। जैसे मान लो इसके आगे है ना, मान लो आपके पास आ गया जैसे ड्यूटेरियम आ गया है ना, आपको किसी ने कह दिया ड्यूटेरियम आ गया। अब ड्यूटेरियम अकेला है ना, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या कहेंगे, इस यहां पर आपने क्या दिया, यहां पर आपने क्या दिया, क्या नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो यहां पर 2ni प्लस 1, n कितना है, कितने ड्यूटेरियम है, एक ही है, और अब जब एक है तो वो इक्विवेलेंट ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर 1 इंटू आई यहां पर 1 हो गया, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, 3 लाइंस आ जाएगा। तो इन फॉर्मूले से आपको जाना है और ये फॉर्मूले आपको लाइंस का आंसर दे देंगे, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है भैया क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइंस, है ना, कि भाई वो उनकी इंटेंसिटी क्या है ना। इंटेंसिटी, जो लाइन तो आपकी आई है भाई, 4 लाइन आई है, 4 लाइन की क्या इंटेंसिटी है, तो ध्यान से समझना, आपने जो भी पढ़ रखा है, जैसे भी पढ़ रखा है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, एक बार ये सुन लो, है ना। आपके सारे क्वेश्चन इससे भी बन जाएंगे, कोई चीज रटने की, कोई चीज याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर पहले देख, याद तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा यार, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइंस के बारे में, सर्दी हो गई भाई, है ना, सर्दी आ गई है। इंटेंसिटी ऑफ लाइंस के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास आता है पास्कल ट्रायंगल, है ना, क्या आता है जी, पास्कल ट्रायंगल। मगर ये नहीं है कि पास्कल, ये तो सर हमने एक शब्द सुना हुआ है, ये तो हमें आता ही है। पास्कल ट्रायंगल कहाँ लगता है, आई इज इक्वल टू हाफ के लिए लगता है, ठीक है, हाफ वाले के लिए लगता है, हाइड्रोजन के लिए लग जाएगा। जैसे मान लो आपके पास अगर i इज इक्वल टू हाफ, ये तो पास्कल लिखते ही कंफर्म हो गया कि i आपके पास हाफ है, तो अगर आप n एक तो लोगे कम से कम, अगर एक n ले रहे हो तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी भाई, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है कितना, 2ni प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप एक ले रहे हो तो वहां पर क्या आएगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी, 2 आएगी। तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर आपने लिखा नंबर ऑफ लाइंस का, ये तो इतनी देर से लिख ही रखा है आपने, 2ni प्लस 1। तो अगर आप n क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी, 2 आएगी। एक बात याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों से आपका बात बन जाएगी, वॉट एवर आई, कोई भी आई हो, वट एवर आई, जो भी आई हो, अगर n की वैल्यू 1 आ रही है, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, तो इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, इंटेंसिटी हमेशा, जैसे 2 लाइंस है तो इंटेंसिटी उनकी 1:1 ही होगी। लेट सपोज आपके पास जस्ट इन केस, है ना, ये जस्ट एक केस दिखा रहा हूं, आपको पास होता n क्या होता, 1 होता, और i क्या होता, 3/2 होता, ठीक है। तो यहां पर आपने 2ni प्लस 1 किया, तो ये कितना आया, 2 इंटू 1, यहां पर आपने लिखा क्या, 1 इंटू 3/2 प्लस 1 आपने लिया, तो ये कितना हो गया, 4 आया, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया, 4 आया। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या आएगी, 1:1:1:1 और 1, ठीक है।
लेट सपोज आपके पास i क्या होता, 1 होता, i क्या होता, 1 होता, तो 2ni प्लस 1 कितना बन जाता, 2ni प्लस 1 आपके पास बन जाता 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि कितना 3। इनकी इंटेंसिटी क्या आएगी 1:1:1। एक लाइन लिख लेना, वॉट एवर आई इफ n इज इक्वल टू 1 देन इंटेंसिटी विल बी 1:1:1:1:1। ठीक है, तो यहां पर मैं भी लिख देता हूं ये बात। वॉट एवर आई, कोई भी आई हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, वॉट एवर आई इफ n इज इक्वल टू 1 देन इंटेंसिटी विल बी, इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी विल बी 1:1:1:1। अब अगर कोई सिर्फ ये रट के गया है, कुछ समझ कर नहीं गया है, ये चीज नहीं समझ कर गया है, तो वो पेपर में उसका दिमाग खाएगा, अरे थोड़ा सा ऐसा सोच के देख, है ना, ऐसे दिमाग बड़ा तेज, बड़ी ऊंची चीज है दिमाग। दिमाग दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो आपका दिमाग कहेगा कि अरे यार तू गलत बोल रहा है, एक बार ऐसे बोल के देख, वॉट एवर एन इफ आई इज इक्वल टू 1 देन इंटेंसिटी विल बी दिस। बस वहीं पर सब खल्लास। इसलिए ये ट्रिक्स याद रखो मगर समझो भी, क्योंकि हो सकता है आप समझा हुआ भूल जाओ और ट्रिक्स याद रह जाए, हो सकता है ट्रिक्स भूल जाओ समझा हुआ याद रह जाए। अब इसको पास्कल ट्रायंगल को आगे कैसे लेकर जाते हैं भाई, है ना, जैसे मान लो आपके पास यहां पर आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर 3 लाइंस आएगी, तो ये पास्कल ट्रायंगल कैसे जाता है 1:2:1। अब किसी को ये याद नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर मान लो 4 लाइंस लिखनी है तो ये पास्कल ट्रायंगल इस तरीके से जाता है। ये कैसे कोई करता है एक बार मुझे बताएंगे। देखो बेसिकली यहां पर हम ये समझना, ये लिखना मत, ये पास्कल ट्रायंगल ऑरेंज वाला ही है। ये मान लो 1:0:1:0 हमने यहां पर लगाया, देखो ध्यान से रखना, पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है ये पकड़ने के बाद हम नॉन पास्कल ट्रायंगल भी सारे बना लेंगे, कोई रटेंगे ही नहीं। i इज इक्वल टू 3/2 का भी आप खुद बैठकर बना लोगे अगर आप ये समझ लोगे तो। जैसे इसको जोड़ो, 0 और 1 को जोड़ा, 0 + 1 कितना आया 1 आया, फिर 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 कितना आया 2 आया, फिर 1 और 0 को जोड़ा, वो कितना आया 1 आया। अब क्यों सिर्फ एक ही 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर आपका पहला आया था 2, तो इसलिए हमें 2 का जोड़ा लेकर चलना है। जैसे फिर यहां पर 0 रख दिया, यहां पर 0 रख दिया, 0 और 1 को जोड़ा कितना आया 1 आया, 1 और 2 को जोड़ा कितना आया 3 आया, 2 और 1 को जोड़ा कितना आया 3 आया, 1 और 0 को जोड़ा कितना आया 1 आया। ठीक है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 3 और यहां पर लाइंस कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर है भाई। अब इधर अगर इस पास्कल ट्रायंगल को आपको आगे लेकर जाना है, जैसे कि मान लो आपको n इज इक्वल टू 4 लेना है और लाइंस कितनी आएगी 5 आएगी, n इज इक्वल टू 5 लोगे तो लाइंस कितनी आएगी 6 आएगी। तो 6 लाइंस की क्या इंटेंसिटी होगी आइए समझते हैं। यहां पर पहले 5 लाइंस की देख लो, 0 + 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 1, और इसको थोड़ा सा हमने सिमेट्रिकल नहीं लिखा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल लिख देते हैं ऐसे, 0 1 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 और 0 1। ठीक है, अगर आपको 5 लाइंस की इंटेंसिटी क्या है, 5 लाइंस की इंटेंसिटी ये है, 5 लाइंस की इंटेंसिटी ये है। अगर इसको फर्दर आगे 6 लाइंस में बदलना है तो आपका पास्कल ट्रायंगल कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। देखो 1 और 4 सॉरी 0 और 1 1, 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 और 0 1। 6 लाइन की इंटेंसिटी जब भी पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो 6 लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी 1:5:10:1। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई भी, आपको इस तरीके से मान लो आपके पास आ गया 2ni इज इक्वल टू हाफ आ गया, यानी कि 4 प्रोटॉन सेम दे रखे हैं ना, 4 प्रोटॉन या 5 प्रोटॉन सेम दे रखे हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे भाई 6 लाइंस i इज इक्वल टू हाफ होना चाहिए, ये पास्कल ट्रायंगल है। जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था, ये जो CH3 पूछी गई थी, है ना, ये CH3 आपसे पूछा जा चुका है, ये CH3 का पेपर में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में आया हो भाई,
CS3 गेट 2019 में ये आया हुआ है। गेट 2019 में आपसे पूछा गया है क्या, CS3 की नंबर ऑफ लाइंस विद इंटेंसिटी, CS3 की नंबर ऑफ लाइंस विद इंटेंसिटी। तो इसकी नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलेगी, इसका नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ लाइंस इसका कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2ni+1। अब 2ni+1 दो बार लोगे या एक बार, एक ही बार लेंगे, क्योंकि सर एक टाइप का ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ले लिया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अब क्योंकि i = हाफ है तो 2ni+1 आपका कितना बन जाएगा, n+1 बन जाएगा, क्योंकि हाफ 2 को काट देगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 4 लाइंस बन जाएगा। अब इन 4 लाइंस की क्या इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये पास्कल ट्रायंगल है, i = हाफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये 4 लाइंस की इंटेंसिटी होगी क्या, 1:3:3:1। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ समझने के भरोसे पे जाओ, आप कुछ चीजें याद भी कर सकते हो। आप ये पास्कल ट्रायंगल तो याद ही कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी काम आता है, तो ये तो आप याद भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। ये 0 पास्कल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये उसको बनाने का तरीका है। अगर ये अभी नहीं समझ में आई तो अभी थोड़ी देर बाद और समझ में आएगी, थोड़ी देर बाद आपके पास और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लो हमने नॉन पास्कल ट्रायंगल पढ़ने की कोशिश की, हमने क्या किया, हमने नॉन पास्कल ट्रायंगल पढ़ने की कोशिश की। यहां पर हमने लिया नॉन पास्कल ट्रायंगल। नॉन पास्कल ट्रायंगल कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, i > हाफ है, ठीक है, i > हाफ है। तो सबसे पहले आपको पहला जो लेकर चलना है, वो पहला कदम क्या रखना है, n = 1 के लिए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2ni+1 लगाओगे तो कितना बैठेगा, वो बैठेगा कितना, 3 लाइंस आपके पास आएंगी, ठीक है, 3 लाइंस आपके पास आएगी। और n = 2 लिखोगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि कितना, 5 लाइंस यहाँ पर आएगी। अगर n = 3 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 3 × 1 + 1 यानी कि कितना आएगा, 7 लाइंस आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आएगी, ठीक है। आइए इनकी इंटेंसिटी के बारे में जिक्र करते हैं, इनकी इंटेंसिटी के बारे में जिक्र करते हैं। 9 वाला भी लिख सकते हो, है ना, ये आप खुद बताओगे मुझे। 9 लाइंस, ठीक है। आइए अब इनकी इंटेंसिटी देखो। 1 की तो सर आपने अभी अभी बताया, जब भी 1 होगा तो वो 1 लाइन तो इसी तरीके से आएगी, 1:1:1। whatever I, if n = 1 then intensity will be 1:1:1:1। ठीक है जी। अब यहां पर जोड़ा कितने का बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि पहली 3 लाइन है, तो यहां पर 2 जीरो लगाए, यहां पर 2 जीरो और यहां पर 2 जीरो। 0:0:1 कितना आया, 0:0:1 आया, 1। बिल्कुल देखते चलो पेन को। 0:1:1 यानी कि कितना आया, 2 आया। 1:1:1 यानी कि कितना आया, 3 आया। 1:1:0 यानी कि कितना आया, 2 आया। 1:0:0 यानी कि कितना आया, 1 आया। तो ये आपका क्या हो गया, 5 लाइन की इंटेंसिटी होगी। 7 लाइन की इंटेंसिटी किसी को जोड़नी है, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, ठीक है। 7 लाइन की इंटेंसिटी अगर आपको जोड़नी है तो क्या, 0:0:1 यानी कि कितना आया, 1 यहां पर आ गया। 0:0:1 यहां से जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ना है दोबारा दिखा दूं, मैं ये कह ही नहीं था कि एक बार देखते ही ऐसा खतरनाक समझ में आ रहा होगा, मगर लगातार देखते रहने से आपको समझ में जरूर आ जाएगा, इतनी गारंटी है ना। लगातार देखते रहने से, जैसे 0:0:1 पहली बार जोड़ा, फिर आपने क्या जोड़ा, 0, 1 और 1 जोड़ा, फिर आपने क्या जोड़ा, 1 और 1 इस तरीके से जोड़ा, फिर आपने जोड़ा 1, 1, 0 जोड़ा, इस तरीके से आप कर रहे हो। अब आप पहले क्या जोड़ोगे, 0:0:1 जोड़ोगे तो वो आ गया 1। उसके बाद आपने क्या जोड़ा, 0:0:1 जोड़ लिया, फिर आपने जोड़ा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आपने जोड़ा 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितना हो गया, 1, 2, 3 कितना हो गया, 1, 2, 3, 6। फिर आपने जोड़ा 2, 3, 2 कितना हो गया, 7। फिर आपने जोड़ा 3, 2, 1 कितना हो गया, 6। फिर आपने जोड़ा 2, 1, 0 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आपने जोड़ा 1, 0, 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि 7 लाइंस की जो इंटेंसिटी आती है वो 0 ये आती है। कई लोग इसको रट कर ही बैठे हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से याद है, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद भी करो, वो भी याद करो। मैं ये कह ही नहीं रहा कि याद नहीं करो, मेरे को भी याद है,
मुझे अगर कोई उठा के पूछे कि भाई यहाँ पर i ग्रेटर देन हाफ में, सॉरी i ग्रेटर देन हाफ में पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, ये तो कई सारे होते हैं। i ग्रेटर देन हाफ में i इज इक्वल टू 1 के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। 1 के बारे में बता दूंगा, 3 के बारे में भी बता दूंगा, 3/2 के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे भी याद है 1367631, ठीक है, 1367631। और दूसरा, अगर याद भी नहीं होती, जब ऑप्शन में छपी हुई आती है तो पहचान जरूर हो जाती है। याद रहना और पहचानना, याद का मतलब होता है कि वो चीज आपके सामने नहीं भी है फिर भी आपको याद है एज इट इज। पहचानने का मतलब है वो चीज जब आपके सामने आएगी तब आप उसको पहचान लोगे। किसी के चेहरे आपको याद नहीं होते हैं मगर, हाँ, किसी के चेहरे आपको याद नहीं होते मगर आप उनको पहचान लेते हो। याद का मतलब है कि एकदम आंखों में से छप गया कि भाई उसका स्केच बनवा सकते हो, ठीक है। मैं तो ये जब सुनता हूँ, जब ये मूवीज चल रही होती है कि अरे आपने उसको देखा ना, चलो स्केच बनवाओ, एक तो वो आदमी पहले ही इतना घबराया हुआ होता है और उसको पकड़ के स्केच, मेरे तो कई बार सोचता हूँ कि यार ऐसे केस में मेरे से तो कुछ ध्यान ही ना आए कि इसका क्या स्केच बनवाएंगे, क्योंकि चेहरे याद नहीं रहते हैं। मतलब जब उनको देखोगे तो पहचान में आ जाएगा कि हाँ वो देखा था। तो ये ऐसी ही चीज है, ये याद रहे तो ठीक है मगर इसको एक बार पढ़ने के बाद जब इसको वहां देखने जाओगे तो पहचान में जरूर आने लगेगी। नहीं पल्ले पड़ा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अब देखो यहां पर इसकी बनाओगे भाई, 9 लाइंस बनाओगे। देखो आइए समझते हैं। 0 0 1 1, 0 1 3 4, 1 3 6 10, 3 6 7 16, 6 7 6 19, 7 6 3 16, 6 3 1 10, 3 1 0 फोन, 1 0 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स हमने यहां पर बना दी। ये आपकी 9 लाइन्स ही होती है इसी तरह। हाँ बिल्कुल, 19 पे पीक जाता है इसका 7 पे जाता है, इसका 3 पे जाता है। समझ में आई बात? ये नहीं आई? बताओ भाई। इसको अभी रिलेट करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। जैसे, है ना, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहले आगे चलते हैं i इज इक्वल टू 3/2 का भी देख लो, फ्लो में वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 3/2 में भी हम देख रहे हैं, ये भी नॉन पास्कल ट्रायंगल ही है, ये भी नॉन पास्कल ट्रायंगल, इसे भी नॉन पास्कल ट्रायंगल ही बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ पर 2ni प्लस 1 आप अगर ले रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 1 इंटू 3/2 प्लस 1 यहाँ पर बना, यानी कि 4 लाइन्स यहाँ पर बन गई। तो सर 4 लाइन्स का तो बहुत ईजी है, 4 लाइन्स का ईजी नहीं है, n इज इक्वल टू 1 का ईजी है, 1:1:1:1, क्योंकि 4 है, 4 जोड़ा बनाना है तो साइड में कितने लगाने पड़ेंगे, 3 0 लगाने पड़ेंगे, 3 0 यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। कहा था ना मैंने कि धीरे धीरे देखते जाओगे तो चीजें आपके मुताबिक दिखने लगेगी। हे भगवान, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 7 लाइन्स यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 आपने लिया तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 लाइन्स यहाँ पर हो जाएगा। आइए इनका इंटेंसिटी रेशियो हम देख लेते हैं। मान लो कभी सीधा 4 मार्क्स में कुछ पूछा ही नहीं, सीधा इंटेंसिटी ही पूछ ली तो भैया याद वाली तो केस ही हट जाएगा। वहाँ पर जब क्वेश्चन दिखता है ना कि अरे भैया पूछा ही इंटेंसिटी है, तो क्या याद है क्या याद नहीं है वो तो गायब ही हो जाती हैं चीज़ें, है ना। कितना याद था कितना याद नहीं है वो तो चीज़ वहीं की वहीं गायब हो जाएगी, समझा कितना था वो याद रह जाएगा, वो काम रह जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। 0 0 1 यानी कि कितना आया, 1 आया। 0 0 1 1 यानी कि कितना आया, 2 आया। 0 1 1 1 यानी कि कितना आया, 3 आया। 1 1 1 1 यानी कि कितना आया, 4 आया। अब गाड़ी नीचे उतार दो, पीक पहुंचने के बाद गाड़ी को नीचे उतार देना चाहिए, ठीक है। अब साइड में क्या आ गया, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। 7 लाइन्स है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आइए समझते हैं। 0 0 1 1, 0 0 1 2 3, 0 1 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाह भाई, 3 और 3 6 और 4 10। फिर 4 3 2 1 गाड़ी अब
1 2 3 4 2 1, ठीक है। तो अब आएगा 4, एक सेकेंड 1 2 3 4 आपने किया, फिर आएगा आपके पास 2 3 4 3 2, 2 3 4 3 2 कितना होएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, 12 आपके पास होगा। फिर आएगा वापस से 3 4 3 2, 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि 12। फिर आएगा आपके पास 4 3 2 1, 4 3 2 1, वापस से 10, फिर 6, फिर 3, फिर 1। देखो इसको ऐसे वो देखोगे कि भाई अरे क्या कर रहा है तो अलग बात है, मगर 2-3 बार कई लोगों ने तो जैसे भाई एकदम यूनिक ही इतना देखते हैं, अरे क्या पढ़ा दिया पता नहीं, छोड़ वीडियो छोड़, आगे बढ़ते हैं। वो बढ़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी इंटेंसिटी आएगी 1:, हाँ 12 के यहाँ पर आते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन थोड़े से मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। क्वेश्चन हम थोड़े से आपसे पूछते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये मैंने आपसे पूछा ड्यूटेरियम यहाँ पर है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी विद इंटेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी, इंटेंसिटी, आई की वैल्यू इसके लिए अब आपको एट परसेंट याद नहीं है तो मैं बताता चलता हूं, आई की वैल्यू हाफ है, मगर जो 1 है कॉमन जो मैंने आपको बताए हैं वो सब तो आप याद ही कर लेना, जो कॉमन मैंने आपको बताए हैं वो तो आप सब याद ही कर लेना। कितनी नंबर ऑफ लाइंस यहां पर होगी, अगर यहां पर नंबर ऑफ लाइंस तो एक्चुअली हम कर ही चुके हैं, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर होगी 2ni+1, तो यहाँ पर कितना है 2 × 1 × 1+1 यानी कि 3। इंटेंसिटी क्या होगी, आंख बंद करके 1:1 लगा के आ जाना, क्यों, क्योंकि जब भी n = 1 होगा, whatever i, कोई भी i हो, मेरा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलें आगे देखो, है ना। फिर आपके पास आता है ये क्वेश्चन आपके पास CD3, हाँ इसके बारे में, वाह भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। CD3 नेगेटिव, ये रेडिकल है, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है भैया, खास बात ये है, ये वर्ल्ड कप समझा जा रहा था, ये जून 2014 में आया, ठीक है, जून 2014 में आया, फिर ये आया जून 2018 में, फिर उम्मीद की जा रही थी कि ये जून 2022 में भी आएगा, 2018 में आया है ना, वर्ल्ड कप की तरह 22 में भी उम्मीद कर रहे थे लोग, मगर ऐसे कैसे, तो ये नहीं आया। तो इसको देख लो, इसकी इंटेंसिटी भी पूछिए क्या होगा यहाँ पर। देखो ये कार्बन है, ये ड्यूटेरियम है, यहाँ पर आप लिखोगे कार्बन, ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम और ये ड्यूटेरियम और ये रेडिकल है। तो कार्बन तो इनएक्टिव होता है, तो ये ड्यूटेरियम के साथ इंटरेक्ट करेगा, मगर ये ड्यूटेरियम सारे इक्विवेलेंट है, हाँ जी सारे इक्विवेलेंट है सर। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपके पास 2ni+1, यानी कि क्या, ड्यूटेरियम कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितनी आएगी, 7 लाइंस आएगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब कृपया करके इसे पास्कल ट्रायंगल से मत कर लेना, है ना, इसे आप इससे नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों ने इंटेंसिटी पढ़ी ही सिर्फ इतनी रखी होती है। ये लो जी, ये इंटेंसिटी अभी बना के देता हूँ, 6 के बजाय 7 को भी याद कर लिया होगा, नीचे वाला उसका आंसर कर दिया होगा, यहां से नहीं होगा आंसर, इसका कहां से होगा, यहां से इसका आंसर होगा ये n = 3 के लिए i = 1 में आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको सिर्फ याद नहीं करनी चीजें, याद भी कर लोगे तो फायदे में रहोगे। 1:3:6:7:6:3:1 इसकी इंटेंसिटी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे आगे देखते हैं, मान लो आपके पास ये एक क्वेश्चन है ना, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा है, ये इधर आपको दे दिया, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले ये कार्बन है, ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है, इस तरीके से आपने लगाया हुआ है, और ये कार्बन है, ये CH3 इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, और ये कार्बन है, इधर एक CH3 ऐसा है, तो और ये यहाँ पर रेडिकल आप कह रहे हो। तो अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा किस किस से, सारे हाइड्रोजन से करेगा, और सारे हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल ही है, एक जैसे ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप जो लगाओगे फॉर्मूला वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला लगेगा 2ni+1 यहाँ पर लगेगा। तो
आई आपका हाफ है, आई हाइड्रोजन के लिए देखेंगे वो हाफ ही है, हाफ है तो ये कितना आ जाएगा 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन 3 है भाई, 3 थ्राइस कर लो इसको यार, थ्राइस कर लो, सॉरी थ्राइस कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू हाफ प्लस 1, सीधा 10 भी लिख सकते थे, 10 लाइन्स। अब ये एक तो पहली बात इसकी इंटेंसिटी आपसे पूछेगा भी नहीं, ये पूछता है तो पास्कल ट्रायंगल से आप कर सकते हो, पास्कल ट्रायंगल से ही होगा। ये बात ध्यान, एक चीज समझो, एक बात समझो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइन से रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन है ना अभी तक जितना पढ़ा है उससे हो जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइंस में जनरली वो 5 लाइन 4 लाइन 3 लाइन इनके क्वेश्चन पूछता है। एक ऐसा भी आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा, हालांकि क्वेश्चन तो इसका पास्कल ट्रायंगल से इंटेंसिटी का हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सोचने में मजबूर करेगा इंटेंसिटी का, है ना, कि भाई अगर इनकी इंटेंसिटी पूछ ली तो क्या आएगी। हालांकि इनकी इंटेंसिटी इस तरीके से पूछने कंप्लीटली पूछ नहीं सकता, कुछ और मेंशन वो करेगा, वो होता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, जिसे ए के नाम से डिनोट करते हैं। हाँ, पहले तो लाइंस का ही आंसर कर लो, ध्यान से रखना भाई, है ना, नंबर ऑफ लाइंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हमने देखते हैं कि भाई एक टाइप का जब प्रोटॉन पर एक टाइप का जब कोई न्यूक्लियस होता है तभी वो इंटेंसिटी वगैरह पूछ रहा होता है। इन केसेस में अगर मान लो पूछ ली, अभी तक तो ऐसा नहीं है कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चन, पर पूछ ली तो कैसे हम करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस, पहली बात आप क्या दो फॉर्मूला लगाओगे, 2ni+1 और 2ni+1, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास भाई, एक बार लगेगा ये किसके लिए, एक बार ये लगेगा हाइड्रोजन के लिए और एक बार लगेगा ड्यूटेरियम के लिए, ठीक है। इसके लिए यहां पर कितना हो जाएगा, ये है आपके लिए 2 है यहां पर, तो ये हाफ प्लस 1 इधर, और वो कितना, सॉरी ड्यूटेरियम 2 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ड्यूटेरियम 2 है, ठीक है। तो ये हम कितना लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 1 इंटू हाफ प्लस 1, और यहाँ पर आपने 2 इंटू 1 प्लस 1 आपने लिखा। ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2, और ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पर आपके पास आ गए 10 लाइन्स, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया आपके पास 10 लाइन्स यहाँ पर आपके पास आ गया। मगर ध्यान रखना, अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी भाई, स्प्लिटिंग ऐसे भी हो सकती है कि भाई पहले हाइड्रोजन के कारण स्प्लिटिंग हुई, फिर फर्दर 5-5 स्प्लिटिंग इस तरीके से हुई, ठीक है। पहले हाइड्रोजन के कारण स्प्लिटिंग हुई, 2 हाइड्रोजन के कारण स्प्लिटिंग कितनी आ रही है, 2 आ रही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है पहले किसके कारण हुई हो, ड्यूटेरियम के कारण हुई हो, और फिर फर्दर हाइड्रोजन के कारण हुई हो, तब भी 10 लाइन बन सकती है, ठीक है, इस तरीके से बन सकती है। तो इसका जवाब दिया जाता है स्प्लिटिंग कांस्टेंट, ये जस्ट सिखा रहा हूं आपको, है ना, स्प्लिटिंग कांस्टेंट पे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट वो गिवन करेगा भाई, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। नहीं भी कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करेगा तो पूछेगा नहीं, नहीं करेगा तो पूछेगा नहीं, ये ध्यान रखना, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का तो जान ही लो वैसे, स्प्लिटिंग कांस्टेंट, इसको ए से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तो ए ऑफ ड्यूटेरियम क्या है, ज्यादा है ए ऑफ हाइड्रोजन से, यानी कि पहले ड्यूटेरियम के कारण स्प्लिटिंग होगी, यानी कि यहां पर 5 लाइन जो आएगी वो क्या आएगी, उन 5 लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, उन 5 लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी 1 2 3 2 1, ठीक है। 5 लाइंस की इंटेंसिटी वो क्या होगी, 1 2 3 2 1। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 2 1। अब फर्दर ये एक एक में टूटेंगे, और एक एक में टूटेंगे तो पास्कल ट्रायंगल, हाइड्रोजन पास्कल ट्रायंगल, यानी कि 1:1 ही आएगा, 1:1। अब कैसे होगा भाई, इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, आइए समझते हैं। ये 1 पहले टूटा 1 और 1 से, 1:1, फिर ये 2 टूटा 1 में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 1/1, ठीक है। तो 2 1 1 इस तरीके से आ गया। फिर 3 टूटा 1 1 में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3, 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2, फिर 1 1। तो ये आपके पास 10 लाइन की इंटेंसिटी आ गई है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि ये सिखा दिया है, इसको यूज कर लेना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। मगर हाँ, पहले अपने आप को जो सतर्क रखना है वो हाइपरफाइन लाइंस के अंदर सतर्क रखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको इसके बारे में पूछ लिया, इसके अंदर लाइंस कितनी है भाई, इसके अंदर लाइंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास लाइंस हो जाएगी 2ni+1 इंटू 2ni+1। यहाँ पर ये हाइड्रोजन के लिए ले लिया ड्यूटेरियम,
हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर आएगा 3 और इधर आपके पास आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि ये कितना आ गया 3 इंटू 3 9 लाइन्स। मगर पहले स्प्लिटिंग किसके कारण होगी? पहले स्प्लिटिंग होगी इसके कारण, आपकी ड्यूटेरियम के कारण। तो ड्यूटेरियम के कारण जब स्प्लिटिंग होती है, मतलब I = 1 के लिए स्प्लिटिंग होती है, तो वो क्या रहता है 1:1 ही रहता है। 3 लाइन्स की स्प्लिटिंग ये होती है। तो इधर जो स्प्लिटिंग का रेशियो आएगा, इधर पहले स्प्लिटिंग होगी ड्यूटेरियम के कारण, ध्यान से रखना, पहले स्प्लिटिंग होगी ड्यूटेरियम के कारण, क्योंकि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट ड्यूटेरियम का बड़ा है हाइड्रोजन से। तो 1:1 में ये टूटेगा, फिर फर्दर ये टूटेगा किसमें 1:2:1 में, 1:2:1 में, फिर ये फर्दर टूटेगा 1:2:1 में। यानी कि लाइन का ऑर्डर आएगा 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। ये आपके पास ऑर्डर आएगा 9 लाइंस का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, तो यहाँ तक ये आपका हाई प्रोफाइल लाइंस का कॉन्सेप्ट था। जैसे एक ये क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ लाइंस इन्होंने पूछी है, सिर्फ इन्होंने लाइंस पूछी है, इन्होंने स्प्लिटिंग नहीं पूछी है। तो यहाँ पर लाइंस क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। अ रेडिकल कंटेन्स 1 नाइट्रोजन, ठीक है, विद हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, उसका इतना है, एंड 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन I = ½ विद हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। ये मतलब आपको ये भी पता लग गया कि A ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होता है A ऑफ हाइड्रोजन से, मगर हम इसका कुछ यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसने इंटेंसिटी पूछी ही नहीं है। तो क्या पूछा इन्होंने? लाइन पूछी है कि ESR स्पेक्ट्रम कितने लाइन में जाएगा। पहले तो बना क्या होगा, एक नाइट्रोजन कह रहा है और 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन कह रहा है, यानी कि NH2 रेडिकल वो कह रहा है, ये कह रहा है। तो इसके लिए दोनों ही एक्टिव है भाई, दोनों ही एक्टिव है, क्योंकि इसके लिए I की वैल्यू क्या है, इसके लिए I की वैल्यू आ गई है आपके पास 1 आ गई है, और इसके लिए I की वैल्यू आ गई है हाफ। तो इसके लिए आपके पास 2Ni+1 यहां पर लगा दोगे और 2Ni+1 आप यहां लगा दोगे, तो ये हो गया नाइट्रोजन वाला और ये हो गया हाइड्रोजन वाला। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा भाई, इधर आपके पास हो जाएगा क्या 2 इंटू नाइट्रोजन कितना है 1 ही है, I है 1+1 यहाँ पर, और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 ½ +1, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास कितना 3 यहाँ से आएगा। ठीक है, 3 आएगा यहाँ से, ठीक है भैया, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी कि 9 लाइंस आपके पास आएंगी। क्या आएगी भाई 9 लाइंस यहाँ पर आपके पास आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट वाला आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? ये मुझे बताना इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, अगर आता कमेंट में बताना इसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे इसका आंसर बताइए एक बारी, है ना। एक R3 जर्मेनियम ऑन फोटोलिसिस गिव ए रेडिकल, R3 है ना, जर्मेनियम है, इस तरीके से वो होगा, उसका फोटोलिसिस हुआ, इस तरीके से फोटोलिसिस हुआ, तो उसने क्या दिया, जर्मेनियम R3 ये दिया आपको। ठीक है, हाँ, ESR सिग्नल्स यहाँ पर आपसे पूछे हैं कि कितने में वो जा रहे हैं, है ना। लाइंस आपसे पूछी है, तो लाइंस में आपको जब भी, ये रेडिकल है, लाइंस आपसे पूछी है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस के लिए यही लगाना है। नंबर ऑफ लाइंस के लिए आपको R मेंशन नहीं है तो उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। 2Ni+1 यहाँ पर हम लेंगे 2 इंटू कितना है, एक ही है, तो यहाँ पर आप 1 लोगे, इंटू I कितना है 9/2 हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर 1 है, तो ये कट के इसके पास कितना आ जाएगा 10 लाइंस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा बी विल बी द राइट वाला ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है भाई, बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ESR लाइंस के बारे में था। बेसिकली हमने यहाँ पर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हमें सीखनी थी और उनकी इंटेंसिटी के बारे में हमें सीखना था। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको रिकॉल हुई होगी, तो इसको देख लेना। और पास्कल ट्रायंगल, नॉन पास्कल ट्रायंगल याद भी रखे जा सकते हैं, समझे भी जा सकते हैं, दोनों ही करके जाओ, जो पेपर में चल जाए वो सबसे बढ़िया। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।